नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्यालय हिंदी के अंतर्गत एक विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग टिप्पण कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए नोटिंग शब्द का प्रयोग होता है। इस पर हम लोग एक संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, टिप्पण एक संपूर्ण अध्ययन के यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं। कार्यालय के कर्मचारी श्री महेंद्र कुमार लिपिक का स्थानांतरण दिल्ली से हैदराबाद हो गया है। उन्होंने आवेदन किया है कि उनकी घरेलू परिस्थितियां अत्यंत चिंताजनक हैं। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हैदराबाद जाकर उनको हिंदी माध्यम से पढ़ाने में बहुत कठिनाई आएगी क्योंकि वहाँ शिक्षा का माध्यम भिन्न है। इन समस्याओं का हवाला देते हुए उन्होंने अपना स्थानांतरण रुकवाने के संदर्भ में अपने उच्च अधिकारी को एक निवेदन पत्र लिखा है। उनके निवेदन पत्र को प्राप्त करने के उपरांत उस अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारी को टिप्पणी के माध्यम से उनके पत्र को संलग्न करके फॉरवर्ड किया है। इस संदर्भ में टिप्पण का उदाहरण प्रस्तुत है। केंद्रीय कार्यालय के आदेश क्रमांक 7/3 1701 दिनांक 13/7/2023 के संदर्भ में श्री महेंद्र कुमार लिपिक ने अपने स्थानांतरण के विषय में आवेदन किया है। आवेदन पत्र संलग्न है कि इस समय उनके वृद्ध पिता काफ़ी दिनों से बीमार है। चिकित्सा संबंधी विवरण संलग्न है, चल रहे हैं। उनकी देखभाल के लिए उनका रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत किया है कि उनके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हैदराबाद में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या तेलुगु है। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले उनके बच्चों की शिक्षा की समस्या हो जाएगी। इस वर्ष उनके बच्चे उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। इस आधार पर श्री महेंद्र कुमार ने अनुरोध किया है कि उनका स्थानांतरण अभी न किया जाए। श्री महेंद्र कुमार की परिस्थिति देखते हुए उनका स्थानांतरण करना उचित नहीं होगा। यदि वहां कार्य संचालन हेतु स्थानांतरण अनिवार्य हो तो कार्यालय से किसी अन्य कर्मचारी को भेजा जा सकता है। इस विषय में सुझाव है कि श्री महेंद्र कुमार का स्थानांतरण रद्द कर दिया जाए। तो ये था केस स्टडी। अब देखिए, ये है टिप्पण और इस टिप्पण को कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या आवश्यकता होती है, कितने प्रकार की टिप्पण लेखन होती है, इन सब पर हम एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टिप्पण क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, सरकारी कार्यालयों में विभिन्न समस्याओं तथा प्रश्नों आदि पर विविध पत्र प्राप्त होते रहते हैं। चूंकि ये समस्याएं गहन तथा काफ़ी संख्या में होती हैं, अतः इन पर विषय विशेष के हरेक दृष्टिकोण से विचार करके एक अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो सकता। अतः यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि पत्र के विषय विशेष के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण टिप्पणी के माध्यम से कार्यालय द्वारा किया जाए तथा टिप्पणिक जो टिप्पणी देता है, इन टिप्पणियों के माध्यम से आवश्यक सुझाव भी उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करे। इस पूरी प्रक्रिया में टिप्पणियों के माध्यम से लिए गए निर्णय के आधार पर मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा अर्थात ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है तथा वह आगे स्वीकृत के लिए प्रस्तुत होता है। अतः समस्याओं आदि को समुचित रूप में निपटाने में टिप्पणी ही ऐसा माध्यम है जिससे सरकारी कामकाज को सही ढंग से चलाया जा सकता है। अर्थात टिप्पणी के माध्यम से एक फाइल को उच्च अधिकारी तक भेजा जाता है। वो अधिकारी उस टिप्पणी को पढ़ के फर्दर एक्शन उस फाइल पर लेता है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की ओर, जो है टिप्पण लेखन का उद्देश्य। देखिए, टिप्पण लेखन का मूल उद्देश्य उन बातों को जिन पर निर्णय करना होता है स्पष्ट रूप से तथा तर्कानुसार प्रस्तुत करना है। साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय लिया जा सकता है। वस्तुतः टिप्पण लेखन के 3 उद्देश्य होते हैं। अर्थात जब भी कोई अधिकारी टिप्पण लिखता है तो उसके मेनली 3 रीजंस ही होते हैं। पहला, प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्यों और उनके पूर्ववृत्त के बारे में जानकारी संबंधित अधिकारी को देना। अर्थात जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें क्या लिखा गया है और
उसके पहले उस पत्र से जुड़े और क्या क्या मामले बने थे उसकी जानकारी रिलेटेड ऑफिसर को देना। दूसरा देखिए, प्रस्तुत विषय में जो भी कार्यवाही संभव हो अथवा विकल्प संभव हो उनको स्पष्ट करना। ऐसा करते समय संगत नियमों का हवाला देते हुए अपनी बात को अधिक स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। उस विषय में जो भी कार्रवाई, देखिए आप यहाँ एक चीज़ देखिए, एक होती है कार्यवाही, अर्थात इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और एक होती है कार्रवाई अर्थात एक्शन, दोनों में अंतर है। तो विषय में जो भी एक्शन लिया जा सकता है या उसके ऑल्टरनेट में जो संभव है उसको स्पष्ट किया जाता है तथा उसमें नियमों का भी हवाला दिया जाता है। और तीसरा, यह संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना अभिष्ट होगा, सही होगा। इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्क प्रस्तुत करना जिससे कि संबंध अधिकारी सारी बात को, उसमें निहित समस्याओं को पूरी तरह समझ सके। इस तरीके से हम लोग ये जान पाते हैं कि टिप्पण लेखन का 3 उद्देश्य होता है: अधिकारी को बताना, विषय के मामले में तरह तरह की जानकारी देना, नियमों को बारे में बताना, उपबंधों के बारे में बताना और कौन सा नियम माना जाना चाहिए इसके बारे में भी बताना। अब हम लोग देखते हैं चौथा, टिप्पण लेखन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, कार्यालय में सहायक को जब भी कोई आवती अर्थात पत्रादि कोई लेटर प्राप्त होता है तो वह उसे फाइल करके अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। जिन पत्रों पर टिप्पणी प्रस्तुत की जानी है उन्हें विचाराधीन पत्र अथवा संक्षिप्त सांकेतिक शब्द के रूप में विप कहते हैं। अर्थात सरकारी कार्यालयों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सभी प्रकार के पत्राचारों को डील करता है। जब भी कोई पत्र उसे प्राप्त होता है उसको पढ़ने के बाद वो ये देख लेता है कि इस पर फर्दर कार्रवाई की जानी है तो वो उस पत्र पर विचाराधीन पत्र या शॉर्ट फॉर्म में विप लिख के आगे फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा देखिए, टिप्पण लेखन का प्रारूप। सबसे पहले विप अर्थात विचाराधीन पत्र, उसके बारे में हम लोग छोटा सा सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसका क्रम संख्या, डेट, प्रेषिति अर्थात किसे भेजा जा रहा है, कौन सा रिलेटेड ऑफिसर है जो उस मामले की सुनवाई करेगा, उस मामले पर फर्दर एक्शन लेगा, उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ पर समस्याओं को विशेष रूप से लिखा जाता है डिटेल करके। हाँ, अगर आप चाहें तो इससे क्रमवार लिख सकते हैं, लेकिन पहले क्रम में केवल आप लिखेंगे और दूसरे में ही आप 2-3 शुरू करेंगे, पहले वाले को नंबर नहीं दिया जाता है। उसके बाद प्रेषक जिसने भेजा है उनका हस्ताक्षर होगा और उनका डिजिग्नेशन होगा। ये टिप्पण लेखन का प्रारूप है, फॉर्मेट है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं टिप्पण लेखन के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, टिप्पण लेखन के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य टिप्पणी, दूसरा होता है स्वतः पूर्ण टिप्पणी, तीसरा होता है अंतर विभागीय टिप्पणी, चौथा और अंतिम होता है नियमी कार्यालय टिप्पणी, जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सामान्य टिप्पणी पर। देखिए, सामान्य टिप्पणी ऐसी टिप्पणी होती है जिसे निपटाने के लिए किसी पूर्व इतिहास की आवश्यकता नहीं होती। इसमें टिप्पणिक अथवा टिप्पणी लेखक संक्षिप्त टिप्पणी में मूल पत्र के सभी आवश्यक तथ्यों को प्रस्तुत करता है तथा यदि आवश्यक हो तो कोई सुझाव भी देता चलता है। आइए सामान्य टिप्पणी का एक उदाहरण देखते हैं। हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, अर्थात उनके पास एक लेटर आया है। अब वो लेटर किसी को भेजना नहीं है, ठीक है, तो वो उस लेटर के ऊपर कहाँ से आया है वो लिख देगा और उस फाइल को, उस लेटर को, उस पत्र को उस फाइल में रखेगा जिसमें राजभाषा विभाग के हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो गृह मंत्रालय के अंडर में होता है उसमें सारी फाइलें जमा होंगी। दूसरा देखिए, क्रमांक संख्या आवती पृष्ठ पत्राचार। मान लीजिए कोई पत्राचार हो रहा है, किसी ने पूछा, उसकी इन्फॉर्मेशन वो खुद दे रहा है तो उस पत्र पर ये लिखेगा और उसे फाइल करके रख देगा। उसी प्रकार आयकर विभाग बड़ौदा से श्री रामलाल शर्मा और कुमारी गुरमीत कौर का नाम हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है, वो ये लिख देगा उस पत्र पर और संबंधित अधिकारी को दे देगा ताकि वो फर्दर एक्टिविटी करे। ये है सामान्य टिप्पणी। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रकार की टिप्पणी
जो स्वतः पूर्ण टिप्पणी, ये साफ पता चल रहा है कि इसमें संपूर्ण जानकारी अपेक्षित है और ये सभी प्रकार की टिप्पणियों से बड़ा होता है। देखिए, इसमें विचाराधीन पत्र में उद्धृत मामले का पूरा इतिहास लिखा जाता है। ऐसी टिप्पणी प्रायः नए अधिकारी की जानकारी हेतु लिखी जाती है। यह टिप्पणी अन्य प्रकार की टिप्पणियों से बड़ी और विस्तृत होती है। इसमें टिप्पणी को यह भी ध्यान रखना होता है कि मामले की कोई भी बात जो पहले के पत्रों में उद्धृत है वह छूट ना जाए, क्योंकि नए अधिकारी को मामले की कोई पूर्व जानकारी नहीं है। यदि किसी वस्तु के क्रय की बात विचाराधीन पत्र में कही गई है तो उसके ऊपर दिए गए पूर्व आदेशों या निर्देशों का जिक्र भी ऐसी टिप्पणी में करना आवश्यक होता है, जिससे कि वह पूरे प्रकरण से अवगत होकर अपना निर्णय दे सके। स्वतः पूर्ण टिप्पणी का एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। विचाराधीन पत्र का मुख्य विषय टाइपराइटरों की खरीद से संबंध है। इसमें आप देखेंगे कि टिप्पणिक ने पताका के अंतर्गत, पताका अर्थात फ्लैग, एक्स्ट्रा पेपर लगाकर जब इंफॉर्मेशन लिखी जाती है तो उसको कहते हैं पताका के अंतर्गत 1956 के शासनादेश का भी जिक्र किया है, जो अधिकारी को समझने के लिए आवश्यक है। देखिए, स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वह सरकारी कार्यालयों में निरंतर चलती रहती है। ऐसे में जब एक उच्च पदाधिकारी अपने कार्यालय को छोड़कर कहीं दूसरे कार्यालय में चला जाता है और इस कार्यालय में कोई नया अधिकारी आता है और उसे किसी मामले का निपटान करना है, ऐसे में जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, उसके सचिव होते हैं, वो किसी मामले के बारे में कोई फाइल उन्हें प्रस्तुत करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी वो उन्हें देंगे। वही स्वतः पूर्ण टिप्पणी कहलाती है। देखिए, वीप में अनुरोध किया गया है कि मेरठ जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के लिए 5 अंग्रेजी टाइपराइटरों के खरीदने की अनुमति दी जाए। ठीक है, विचाराधीन पत्र में 5 अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की अनुमति मांगी गई है। वीप मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को क्रम संख्या संबोधित जिला मजिस्ट्रेट मेरठ का पत्र, दिनांक ये कुछ भी हम लोग यहाँ डालेंगे। वीप में जिला मजिस्ट्रेट मेरठ ने अनुरोध किया है कि कुछ आवश्यक कार्य के लिए उनके कार्यालय के उपयोगार्थ 5 अंग्रेजी टाइपराइटर की अनुमति दी जाए। अब देखिए, सचिव को विदित है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अक्टूबर 1947 से जब देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को इस प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया था, आज तक अनेक शासनादेश और परिपत्र जारी किए जा चुके हैं, जिनमें संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय में समस्त कार्य हिंदी में ही निष्पादित कराएं। उन्होंने ये नियम को कोट किया है, जिसने ये टिप्पणी लिखी है। वर्ष 1956 में जो शासनादेश निर्गत हुआ था, उसके पैराग्राफ क में विशेष रूप से कहा गया था कि किसी भी कार्यालय के लिए अंग्रेजी के टाइपराइटरों के खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी कहा गया था कि अंग्रेजी के उन टाइपराइटरों के स्थान पर जो भी निष्प्रयोज्य हो जाएंगे, हिंदी के टाइपराइटर ही खरीदे जा सकेंगे। अलबत्ता नवनिर्मित कार्यालयों के लिए अंग्रेजी के एक टाइपराइटर के क्रय की अनुमति थी। अब देखिए चौथा बिंदु, हिंदी को राजभाषा घोषित किए हुए 70 वर्ष हो रहे हैं। अब अंग्रेजी के टाइपराइटर खरीदने का कोई अर्थ नहीं है। प्रत्येक अधिकारी के पास हिंदी के आशुलिपिक हैं और कार्यालयों में हिंदी टंकक हैं। केवल इस आधार पर कि कुछ वित्तीय विवरण पत्र तैयार करने के लिए अंग्रेजी टाइपराइटर चाहिए, उनके खरीदने की अनुमति देना न्याय संगत ना होगा। वित्त विभाग स्वयं अपना सारा कार्य हिंदी में निष्पादित करता है। वित्तीय विवरण पत्र भी हिंदी में तैयार किए जाते हैं। उपर्युक्त स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट मेरठ की मांग न्यायोचित नहीं लगती। यदि सचिव सहमत हों तो इस आशय का उत्तर जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाए। यहाँ वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ दिनांक लिखेंगे और फिर यह सचिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से 5 अंग्रेजी के टाइपराइटर खरीदने की अनुमति मांगी गई थी और उस अनुमति को तरह तरह के शासनादेश नियमों के तहत रद्द किया जाना
उचित जान पड़ रहा है। तो ये है स्वतः पूर्ण टिप्पणी। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रकार की टिप्पणी पर, जो है अंतर्विभागीय टिप्पणी। ऐसी टिप्पणी का प्रयोग दो विभागों के बीच होता है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच होता है। जब किसी विभाग में कोई बात मांगनी हो तो अंतर्विभागीय टिप्पणी लिखी जाती। जैसे किसी मामले का निपटान करने के लिए किसी अन्य विभाग अथवा अधिकारी से कोई जानकारी या निर्देश प्राप्त करना होता है तो ऐसी टिप्पणी लिखी जाती है। इसे हम लोग अंतर्विभागीय टिप्पणी कहते हैं। और चौथा जो है वो नेमी कार्यालय टिप्पणी के नाम से जाना जाता है। नेमी टिप्पणियाँ छोटी छोटी होती हैं। सामान्यतया सरकारी कार्यालयों में ऐसी टिप्पणियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। जब कोई टिप्पणी संबद्ध अधिकारी के पास पहुंचती है तो वह उस पर अनेक तरह से कार्रवाई कर सकता है। जैसे यदि वह मामले से सहमत होता है तो अपने हस्ताक्षर कर देता है और अगली कार्रवाई के लिए ऊपर के अधिकारी के पास भेज देता है। यदि वह सुझाव से सहमत नहीं होता तो अपने तर्क देते हुए फाइल के ऊपर अधिकारी के पास भेज देता है। यदि टिप्पणी में कोई बात अस्पष्ट है तो चर्चा करें, बात करें, लिखकर फाइल टिप्पणी लिखने वाले व्यक्ति के पास वापस भेज देता है। ऐसी टिप्पणियाँ नेमी टिप्पणियाँ कहलाती हैं। ये गौण या कम महत्व के मामलों पर सामान्य विचार विमर्श के लिए लिखी जाती हैं और रोजमर्रा के प्रशासनिक पत्र व्यवहार के काम आती हैं। आइए कुछ नेमी कार्यालय टिप्पणियों के उदाहरण देखें। सूचना के लिए प्रस्तुत, आवश्यक कार्रवाई करें, बात करें, चर्चा करें, अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें, शीघ्र अनुपालन किया जाए, आदेश के लिए प्रस्तुत, अनुस्मारक स्मरण पत्र भेज दें, शीघ्र आदेश के लिए देख लिया, धन्यवाद, अग्रेसित और सिफारिश की जाती है। सूचना के लिए प्रस्तुत, देख लिया, जारी कर दिया जाए, भुगतान के लिए पास किया जाए, कृपया इसे रोके रखा जाए। तो ये सब जो है नेमी टिप्पणी है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि टिप्पणी लिखने की आवश्यकता क्या है। देखिए, कार्यालयीय पत्र या विषय पर किसी अधिकारी से सीधे अनुमोदन कराया जा सकता है, किंतु यदि बाद में कोई प्रश्न उठता है कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए टिप्पणी की आवश्यकता होती है। टिप्पण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस परिस्थिति या नियम के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। टिप्पणी एक ऐसा आधार है जिससे अधिकारों को अनुमोदन के लिए उपयोगी आधार मिल जाता है। इसमें कुछ प्रमुख हैं। संबंधित विषय या समस्या से जुड़ी समस्त उपयोगी जानकारी मिल जाती है। अधिकारी को निर्णय लेने के लिए एकाधिक विकल्प सामने आ जाते हैं, जिनमें से उपयुक्त विकल्प का चयन संभव हो जाता है। इसीलिए टिप्पण लिखने की आवश्यकता बहुत ही अधिक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। आप टिप्पण लिखेंगे कैसे। देखिए, टिप्पण लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग टिप्पण फलक पर वीप विचाराधीन पत्र, श्री महेंद्र कुमार, लिपिक का स्थानांतरण दिल्ली से हैदराबाद, ये विचाराधीन पत्र है। क्रम संख्या 320/45/2023, दिनांक 13/7/23। मैंने एक फॉल्स डेट डाल दिया है, आप सही डेट डालिएगा। सचिव, कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें जो श्री महेंद्र कुमार, लिपिक का स्थानांतरण दिल्ली से हैदराबाद हो जाने के संदर्भ में है। देखिए, यहाँ एक विशेष बात दीजिए, यहाँ पर से पॉइंट नंबर 1 शुरू होना चाहिए, लेकिन पॉइंट नंबर 1 नहीं दिया जाता, बल्कि हमेशा पॉइंट नंबर 2 से शुरू किया जाता है। पहला जो होगा वो नंबर विहीन होगा। उन्होंने आवेदन किया है कि उनकी घरेलू परिस्थितियाँ अत्यंत चिंताजनक हैं। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हैदराबाद जाकर उनको हिंदी माध्यम से पढ़ाने में बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि वहाँ शिक्षा का माध्यम भिन्न है। इस समय उनके वृद्ध पिता काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनकी देखभाल के लिए उनका रहना बहुत जरूरी है। इन आधार पर श्री महेंद्र कुमार ने अनुरोध किया है कि उनका स्थानांतरण अभी न किया जाए। अतः यह विचार तथा आदेश हेतु है कि श्री महेंद्र कुमार की परिस्थिति को देखते हुए उनका स्थानांतरण करना उचित नहीं होगा। यदि वहां कार्य संचालन हेतु स्थानांतरण अनिवार्य हो तो कार्यालय से किसी अन्य कर्मचारी को भेजा जा सकता है। इस विषय में सुझाव है कि श्री महेंद्र कुमार का स्थानांतरण रद्द कर दिया जाए। मनीष गहलोत उप सचिव, ये जो है ये उनका सिग्नेचर, ये उनका नाम और ये उनका डिजिग्नेशन, जिन्होंने ये
पत्र उच्च अधिकारी को प्रेषित किया है और इस तरीके से ही टिप्पण लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टिप्पण लेखन के 12 बिंदुओं पर एक एक करके बड़ी ही गहराई से विचार किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।